हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर चैनल। एज़ हम लोगों ने बोला था कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास भी कराई जाएगी, और जैसा कि मैंने स्टार्ट भी कर दिया है ये। अभी तो फ़िलहाल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, क्या मैं एक ही यूनिवर्सिटी का नाम लूँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपका बीएससी का एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का तो हो गया है, बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी नहीं हुआ है। मे बी उनका थोड़ा बाद में डिले हो करके हो, या फिर उनका ऑनलाइन हो। सो बेसिक मैथमेटिक्स के लिए जिन्होंने मैथमेटिक्स, देखिए 3 बेसिक मैथमेटिक्स के हैं, 3 बेसिक जो आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, उसमें किसी एक को आपको चूज़ करना है। लाइक आपने बेसिक मैथमेटिक्स चूज़ किया है। सो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने इससे पहले आपको जो मेरा प्रीवियस वीडियो में आप जा कर के देख लेंगे कि जो बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स क्या है, ठीक है। और कोर्स को देखने के बाद ये समझ लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। हालांकि मैं यहाँ पे तो सारी की सारी चीज़ बताने वाला हूँ। और बेसिक मैथमेटिक्स में जो हम लोग का है क्या, 11th के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। 11th के कुछ पॉइंट्स में मैंने सब कुछ वहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है। मैं आपको, अगर आप कहिएगा तो मैं आई टैब दे दूँगा, ठीक है। और 11th के कुछ टॉपिक्स हैं, 12th के कुछ टॉपिक्स हैं, सारे नहीं हैं, कुछ ही हैं। तो हम लोग को वही सब पढ़ने हैं। और इसके बेसिस पे, जैसे कि मैं बात करूं, अगर जो यूनिवर्सिटी है हमारी, एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आए थे कि 40 क्वेश्चंस जो थे वो बेसिक मैथमेटिक्स के। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो रहे हैं एग्जामिनेशन, उसमें 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू टाइप्स है, और 6 क्वेश्चंस वो आपका लॉन्ग आंसर दे रहे हैं, जिसमें से आपको 3 करने हैं, 3 आउट ऑफ 6, 3 ही करने हैं 6 में से, ठीक है। और ईच जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क कंटेन करता है, 5 मार्क्स को। सो हम लोग यहाँ पे यही कवर करने वाले हैं कि हम लोग को सबसे पहले तो क्या करना है। जैसे कि लॉन्ग, मैंने बताया कि लॉन्ग आने वाला है। सो अगर लॉन्ग आने वाला है, सो सीधी सी बात है, हमें लॉन्ग अप्रोच भी रखनी पड़ेगी, है ना। लॉन्ग अप्रोच रखनी पड़ेगी। सो हम लोग करेंगे क्या कि हर क्वेश्चन को, एवरी टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उसका लॉन्ग अप्रोच देखेंगे, ठीक। उसके शॉर्ट ट्रिक्स बनेंगी, मैं वो बता दूंगा। और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं, मैं अब वीडियो में ऐड करता रहूँगा, ठीक है। पिछली बार की वीडियोस में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रखे हुए थे। हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स का भी मैंने स्टार्ट किया, पिछली बार उतना समय नहीं था। लेकिन अब जो बच्चे नए सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, उनके लिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, ठीक है। जब सारी चीज़ें अवेलेबल होगी तो फिक्र किस बात की है, और सारी चीज़ें जो हैं हमारी अवेलेबल हैं और अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। सो दिक्कत कोई नहीं है आप लोग को। बस आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, जितना हो सके कमेंट ज़रूर करिए कि कहाँ पे आपको वीडियो में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली या जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। सो आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस पहले वाले पॉइंट की बात करें, सो पॉइंट क्या है आपका, सेट्स, ठीक है। सेट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सेट्स में, जैसा कि हम लोग 11th में हम लोगों ने, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या फिर जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, वो लोग इस चैप्टर को सेट नेम से पढ़ते हैं, ठीक है। सेट्स, ये पहला पॉइंट है आपका। और हिंदी में जो पढ़ते हैं लोग वो समुच्चय पढ़ते हैं। लेकिन अब जो हमारे बीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो हिंदी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, ठीक है। और साइड में रखने के बाद ये ध्यान दें कि बीएससी में आकर के आपको, पहली बात तो आप बैचलर ऑफ साइंस होने वाले हो, और आपकी सारी बुक्स जो होंगी इंग्लिश में ही होंगी। इवन हिंदी में मिल सकती हैं, बहुत आपको रेयर केस में मिलेंगी, बट आप लिखोगे हिंदी में तो आपको मार्क्स उतने अच्छे गेन नहीं होंगे। सो याद ये रखना है, धीरे धीरे आपको हिंदी से इंग्लिश में धीरे धीरे कन्वर्ट करना है। मुझे पता है कि जो भी हिंदी मीडियम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो कोई बात नहीं है। वैसे भी मैथमेटिक्स में आपको थ्योरी बहुत ना के बराबर लिखनी होती है। इवन 4 to 5% आपको लिखनी पड़ती हैं, 4 से 5%, बस उससे ज़्यादा नहीं। सो उतना तो आप यहीं से देख देख करके ही आपको पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस लगाते लगाते ही आपको उतना लर्न हो जाएगा, उतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, चीज़ों को इंग्लिश में ऐसे मैच करते चलना है, ठीक है। इतना क्लियर है। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये बात कि क्या करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने
पॉइंट पे चलते हैं कि सेट्स यानी समुच्चय होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। क्यों मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन भी आपके एमसीक्यू में आ जाती है। ठीक है, सो डेफिनेशन आ जाएगी तो फिर हम लोग कैसे टिक करेंगे, तो उसके लिए वो डेफिनेशन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखिए, सेट्स क्या होता है। सेट्स के बारे में सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैं बताऊंगा, आपको उतनी सी याद रखनी है और उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको दिमाग में रखना है और वही एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, द कलेक्शन ऑफ, क्या करना है, कलेक्शन करना है। और आपको पता है किसी चीज़ का कलेक्शन करने के लिए हम लोग को कॉमा लगाना पड़ता है। द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स which are क्या होना चाहिए, which are well defined होनी चाहिए, and non repeated in a curly bracket, comma is called as a set। क्या मतलब है कि हमें कलेक्शन करना है, सबसे पहली बात तो कलेक्शन करना है। और कलेक्शन देखिए, सबसे मेन पॉइंट को मैं टिक कर रहा हूँ, यही आपके एमसीक्यू बनेंगे। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं जो कि विच आर वेल डिफाइंड, जो कि अच्छे से डिफाइंड होने चाहिए। डिफाइंड मतलब, वेल डिफाइंड का मतलब हिंदी में सुपरिभाषित बोल सकते हैं आप। और कलेक्शन मतलब होता है एक ग्रुप बनाना, कॉमा कॉमा लगा करके ग्रुप बनाना। एंड नॉन रिपीटिंग के मतलब नॉन रिपीटेड या रिपीटिंग आप कह सकते हैं कि जिसे रिपीट ना किया जाए। भाई कॉमा लगा करके आप लिखेंगे तो उसे रिपीट नहीं करना है, एक सिंगल पर्सन या सिंगल एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। इन अ करली ब्रैकेट आप ये समझते हैं, ये वाले ब्रैकेट में आपको रखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लूँ तो मैंने क्या बोला कि लाइक ए इज इक्वल टू, एक मैंने सेट लिया कैपिटल ए। अभी कैपिटल क्यों लेते हैं, किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल से लेते हैं। ठीक है, उसको इक्वल करते हैं किसके अंदर, इस करली ब्रैकेट के अंदर। मैंने बोला ना करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर मैं मान लेता हूँ कि 1, 2, 3, 4 ले लेता हूँ बस, और इसको बंद कर देता हूँ। सो देखिए कलेक्शन तो है ही। कैसे कलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा लगा रखा है, देख लीजिए। ठीक है, कलेक्शन हो गई, ये शब्द यहाँ पे आ गया, ये वर्ड आ गया। वेल डिफाइंड, क्या आप बताइए, आप 1 को नहीं जानते कि आप 2 को नहीं जानते, या 3 को नहीं जानते, या 4 को नहीं जानते, आप सबको जानते हैं। ठीक है, और जो डेफिनेशन 1, 2, 3, 4 को आप समझते हैं वही मैं भी समझता हूँ, वही इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सब जगह वही के वही सेम सब लोग जानते हैं। इसका मतलब है ये चारों के चारों एलिमेंट क्या हैं, वेल डिफाइंड है। ठीक है, मतलब जो डेफिनेशन यहाँ पे हम समझ रहे हैं वही डेफिनेशन सब लोग को समझनी चाहिए, तभी वो सेम होगा। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग आपको पता ही है, इसके अंदर कोई भी मैंने एलिमेंट रिपीट तो किया नहीं, सिंगल लिखा है, 1 अलग 2 अलग। ठीक है, करली ब्रैकेट में लिखा है। सो ऐसे को क्या बोलते हैं, सेट। और ये इसका नाम क्या है, सेट ए। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इन अ करली ब्रैकेट के अंदर। आई होप यू गाइज कि ये आपको डेफिनेशन एकदम एग्जैक्टली क्लियर हुई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसे नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, इसे नोट करते रहना है। और इससे रिलेटेड देखिए, जो जितने टॉपिक्स के में मुझे जो PDF में बना पाऊँगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूँगा, आप उससे भी जुड़ जाएं। ठीक है, आपको उससे जुड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड आया था आपका वेल डिफाइंड। ठीक, वेल डिफाइंड का मतलब मैंने बताया कि जो डेफिनेशन आप यहाँ पे समझ रहे हैं वही डेफिनेशन आपको अमेरिका में भी मिलेगी, वही चाइना में मिलेगी, और हर जगह यही डेफिनेशन आपको मिलनी चाहिए। सो वेल डिफाइंड का मतलब तो ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक सेट बनाना है, मैं ए ही ले रहा हूँ नाम बार बार, ज़रूरी नहीं आप ए ही लो, आप बी भी ले सकते हो, C, D, E, F, G, H, कुछ भी ले सकते हो आप। बस करना क्या है, उनको आपको कैपिटल लेना है। ठीक, कैपिटल ले लेता हूँ मैं कैपिटल क्या लूँ, चलिए देखता हूँ। मैं कैपिटल में
चलिए z ले लेता हूँ, ठीक। और मैंने कहा कि z इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक, इन क्लास 9th। मान लीजिए क्लास 9th में मैं उन बच्चों का सेट बना रहा हूँ जो क्या है, जो इंटेलिजेंट है। अच्छा वैसे ये मैंने तो कॉमा लगा के लिखा नहीं है, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप इसे हटा सकते हो यहाँ से और यहाँ से, ठीक। एज ए स्टेटमेंट आपने ले लिया कि हम लोग एक सेट बना रहे हैं जिसमें क्या है, जिसमें हम लोग इंटेलिजेंट क्लास 9th के इंटेलिजेंट बच्चों को ले रहे हैं, ठीक। सो ये बताइए, अगर मैं किसी क्लास 9th के ही बच्चे को उठाऊंगा, मैं कहूँगा बच्चा ये बताओ कि तुम्हारे क्लास में सबसे इंटेलिजेंट कौन है। सो हम लोग के पास एक आंसर होता है कि हाँ फलाना नाम एक लेकर के कि वो इंटेलिजेंट है पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो मैं किसी जिसको उठाऊंगा उसकी खुद की बुद्धि देखूंगा कि वो खुद में क्या पढ़ने में ठीक है। अगर वो पढ़ने में एकदम लीचड़ है तो वो जो भी स्कूल में जितने बाकी के बच्चे होंगे सबको बोलेगा इंटेलिजेंट है, या अपने हिसाब से एक क्राइटेरिया सेट कर देगा कि ये जिसको इतना आता है चैप्टर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। मैं थोड़ा सा और अच्छे बच्चे को उठाऊंगा तो वो किसी और कम को अलग को बताएगा, किसी और को बताएगा, मतलब ऐसे करते करते। और किसी टीचर को कहा जाएगा कि आप बताएं कि यहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट कौन है, तो शायद वो किसी एक को बताएंगे या फिर सबको वो मूर्ख बोल देंगे, जो क्योंकि टीचर का लेवल बहुत अलग है। सो ये इंटेलिजेंट जो शब्द आ गया आपके सामने, ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है ये। सो इसका हम क्या नहीं बना सकते हैं, इसे सेट नहीं बोल सकते, ठीक। सेट, इट इज़ नॉट अ सेट, z इज नॉट अ सेट। तो ये आपके MCQ के लिए हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, MCQ कैसे आएगा, देखिए बोलेगा क्वेश्चन ये बोल दिया कि z इफ z रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कहेगा पहला कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। पहले लिखेगा z इज नॉट अ सेट, z इज नॉट अ सेट, ठीक। दूसरा बोलेगा z इक्वल टू कुछ भी दे सकता है, हाँ ऐसे लिख देगा कि z हैज़ 2 एलिमेंट, z हैज़ 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स का मतलब कि ऐसे क्लास में 2 बच्चे मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ठीक। तो गलत है, मैंने बताया ना सबके हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो इंटेलिजेंट होंगे। फिर उसके बाद है z हैज़ 1 एलिमेंट, ठीक। 1 एलिमेंट मतलब कोई एक ही बच्चा हो जो सबसे बुद्धिमान हो। और फोर्थ वाला पॉइंट वो ये लिख सकते हैं कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो सीधी सी बात है, आप किस पे टिक करने वाले हो, आपको पता है कि वहाँ पे ये क्राइटेरिया जो है सबके लिए अलग अलग होगा। सो ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक। सो ये पॉइंट एकदम क्लियर हुआ आपको, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक, चलिए नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, एक छोटा सा नोट और है वो आपको याद रहे इसलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी सेट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको, जैसे मैं यहाँ लेफ्ट साइड में सेट लिख रहा हूँ और राइट हैंड साइड में कर्ली ब्रैकेट में कुछ कॉमास लगा दे रहा हूँ, ठीक। अगर आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखते हैं, अगर यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट को क्या करते हैं, स्मॉल लेटर लेते हैं, ठीक। बट यहाँ पे जो सेट का नेम होता है इट विल बी ऑलवेज अ कैपिटल लेटर, ठीक, ये हमेशा कैपिटल लेटर होता है, ठीक। ये रिप्रेजेंटेशन है, मे बी दिस कैन बी आस्क्ड इन योर MCQ, ठीक है, ये MCQ में हो सकता है, बहुत छोटी सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए जो हमारा
क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना चाहिए काइंड ऑफ सेट्स। सेट्स कितने तरीके के होते हैं, है ना। लेकिन जैसे होता ये है ना कि सबसे पहले अगर हम लोग ये समझ लें लाइन वाइज कि सेट तो पढ़ लिया, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, ये 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है, बट उसी का ही इंग्लिश वर्जन आप पढ़ रहे हैं और कुछ नया नहीं है, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन है आपका दो फॉर्म होता है। सबसे पहला लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड क्या होता है? इसका एक और नाम है रोस्टर मेथड, ठीक। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर में आपका ए नहीं होता है, ए लिख भी सकते, बहुत जगह मैंने लिखा हुआ देखा भी है, ठीक है। ROSTER, ठीक है, ROSTER, रोस्टर मेथड। ये मेथड क्या है? इस मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें लिस्टिंग, देखिए नाम में भी एक और नाम है इसका, लिस्टिंग। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है? लिस्टिंग मेथड में सिंपली जैसे हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को ऐसे लिखते चले जाते हैं, ठीक है, और लिखते चले जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल एक लिया था इससे पहले, आपको स्लाइड में मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने ये एग्जांपल लिया था ना, ये वाला, ये देखिए एग्जांपल, ये क्या है? लिस्टिंग ही मेथड है, ठीक है, ये लिस्टिंग मेथड है। सो लिस्टिंग मेथड में होता क्या है कि आपको सिंपली क्या होना होता है कि आपको एलिमेंट्स ऐसे लिख देने होते हैं, ठीक है। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, तो जैसे मैंने क्या किया कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर एक चीज़ ये बोल दी, आपको नाम से याद रखना है कि लिस्टिंग मेथड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका MCQ में आ सकता है। सो एग्जांपल के तौर पे मैं ये ले लूँ कि A इज इक्वल टू ABCD, कुछ भी ले सकते हैं, बस कैपिटल लेना आपको, ठीक है, बार बार ए ले रहा हूँ मैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, ठीक। ये तो मैंने वर्ड्स में लिखा है, लेकिन इसको आपको क्या लिस्टिंग मेथड से करना है, तो आप कैसे करोगे? आप लिखोगे A इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाया आपने, 1, क्या बोला, नेचुरल नंबर लेना है ना, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल बेसिक मैं बता रहा हूँ। और देखिए कभी भी बेसिक हमेशा ही इजी होता है, बट बेसिक से ही आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, और आप एक समय बाद ऐसा होता है कि आप बहुत टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाते हो, ठीक है। सो एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर होगा, आप ध्यान रखिएगा, इसे एकदम प्यार से पढ़िए, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये जो मेथड होता है लिस्टिंग मेथड, ये फाइनाइट सेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि देखिए फाइनाइट का मतलब ये होता है कि जिसको आप गिन सके। अगर आप इसमें कॉमा लगा करके लिखेंगे और मैं आपको कह दूं कि चलिए लिखते चले जाइए, ठीक है, नेचुरल नंबर लिखते चले जाइए, तो आप कहाँ तक लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना, इन्फिनिटी तक तो लिख नहीं पाएंगे। सो इसलिए लिस्टिंग मेथड हम लोग के लिए फाइनाइट सेट्स के लिए ज़्यादा ईजी रहता है, ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मेथड जो है वो हमें इनफाइनाइट सेट्स को लिखने का ईजी तरीका सिखाता है, वही हम लोग लिखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। जो अगला जो हमारा सेट लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। प्रॉपर्टी मेथड होता है, इसका एक और नाम है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मेथड, ठीक। ये क्या है? ये भी बहुत ही कमाल का है। क्या कमाल का है? देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोई एक प्रॉपर्टी उसकी ढूंढ लेते हैं। प्रॉपर्टी मतलब किसी एक वर्ड के हेल्प से उसकी हम अगर पूरी प्रॉपर्टी समझा पाएँ तो वो प्रॉपर्टी मेथड होता है। सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ज़्यादा फेमस नेम क्या होता है? सेट बिल्डर नेम। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो ज़्यादा फेमस है। क्या मतलब है समझते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। जैसे मैं पिछला एग्जांपल ले लूँ, ए इज इक्वल टू मैंने क्या बोला था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर
नेचुरल फ्रॉम 1 to 5। इसको हमने लिस्टिंग मेथड से कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, लिस्टिंग यानी रोस्टर फॉर्म से ऐसे लिखा था 1 2 3 4 5। ठीक, फाइनाइट सेट था, हेल्पफुल भी था लिस्टिंग मेथड। ठीक है, इन अब ये जो मैंने लिखा है तो फिलहाल फाइनाइट ही सेट है क्योंकि कुछ ही एलिमेंट है, सिर्फ 5। तो लिख तो फिलहाल दोनों तरीके से सकते हैं हम लोग, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्या है मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि किसके लिए हेल्पफुल है किसके लिए नहीं। सो लिखने का इसको तरीका जो इस प्रॉपर्टी मेथड यानी सेट बिल्डर मेथड से है वो ये है कि हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, ठीक है हमने बना दिया सेट, हम लोग एक यहाँ पर वेरिएबल असाइन करेंगे। क्या वेरिएबल असाइन करेंगे, मतलब एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा चर जिसको हम यहाँ लिखें और वो 1 2 3 4 5 को ऑटोमेटिकली इन सब नंबर्स को एक्वायर कर ले, मतलब गेन कर ले, अपनी वैल्यू को ये कभी 1 कर दे, कभी 2 कर दे, कभी 3 कर दे, कभी 4 और कभी 5, मतलब सबको एक एक बार ये टच करे। ठीक है, और ऐसा कर कौन सकता है, कांस्टेंट तो नहीं कर सकता, तो वेरिएबल मानना पड़ेगा, वेरिएबल अपनी जो वैल्यू चेंज करता रहे और चेंज भी इसी के हिसाब से करे। तो इसी के हिसाब से करे तो ये भी लिखना पड़ेगा। देखिए ए इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, ए एक्स के इक्वल है, और कैसा इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है सच दैट, कैसा इक्वल है, सच दैट, इसका मतलब क्या है, सच दैट, इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट, हिंदी में बोलते हैं ऐसा कि, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, बहुत लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब उपस्थित है, मतलब हमें एक्स कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है, लेकिन क्या सारे नेचुरल नंबर लेते हैं, नहीं, हमें क्या करना है, 1 से बड़ा और बराबर लेना है एक्स को, और 5 से छोटा या बराबर लेना है एक्स को। ठीक है, सो ये जो आपके सामने मेथड बन के आया है इसका नाम है लिस्टिंग, से बदला हुआ नाम जो है इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आ गए। ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड को मैं आपको और थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यही जो एग्जांपल आपके सामने है इसको जो मैंने इस तरीके से लिखा है मैं एक और तरीके से लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए कैसे। एग्जांपल हम लोगों ने लिया था ए इज इक्वल टू, लिस्टिंग मेथड में ये था 1 2 3 4 5, मैंने नेचुरल वर्ड का इस्तेमाल किया, अब मैं कुछ और इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखिए मैं कई सारे तरीके से इसको लिख के दिखाता हूँ। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। क्या ये होल नंबर में नहीं आ सकते, क्या 1 2 3 4 5 होल नंबर नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। ठीक, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन कब लगता है, ये सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन कैसे लगता है, सेमी कॉलन एक ऐसे डॉट लगाते हैं और उसी के जस्ट नीचे कॉमा लगाते हैं। ठीक, और ये तो सच दैट जानते ही हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसको लगाने में, है ना। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन दूसरी शुरू हो गई सेमी कॉलन से, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, फिर से वही आप चीज़ लिख सकते हैं क्या, कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, भाई होल नंबर ऐसा जो 0 से बड़ा हो तो भाई 1 तो होता है, सीधी बात है, और 6 से छोटा। ठीक है, तो भी क्लियर है, यानी वो 0 से बड़ा 1, होल नंबर 1 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं लेना। ये भी एक तरीका होगा लिखने का। और एक तरीका देखिए, और एक अच्छा तरीका देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को जेड से लिखते हैं। अब इंटीजर तो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो तीनों होते हैं, लेकिन आप क्या लिखिए, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, जेड के ऊपर प्लस लगा दिया। ठीक, और जेड के ऊपर जब आपने प्लस लगा दिया तो उसमें भी यही सेम कंडीशन आप लिख सकते हैं। देखिए मैंने इसको एन से भी लिख के दिखा दिया, डब्ल्यू से भी और जेड प्लस से भी, कोई दिक्कत नहीं है। और भी तरीके हैं इसको लिखने के, आप सोचिए और लिखिए, है ना। एक और तरीका देख लीजिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अभी देखिए मैं वेरिएशन करूँगा, इसमें वेरिएशन क्या करना है, रुकिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं इक्वेशन बना ले रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1। समझिएगा इस बात को, क्या है ये, एक्स तो है ही, एक्स की वैल्यू एन प्लस 1 कर दी मैंने, एन प्लस 1 मतलब, एन प्लस 1 मतलब एन को कुछ मान ले रहा हूँ, क्या नेचुरल नंबर,
अब n मैं उठा रहा हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से लेकिन काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप नेचुरल पहला 1 लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, लेकिन हमें 1 भी चाहिए ना। तो ऐसा करते हैं, इसको नेचुरल ना करके इसको होल कर देते हैं w, है ना। सो ये w जब उठाएगा 0, तो यहाँ पे जैसे आप 0 रखोगे तो 0 + 1 यानी 1 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक 1 को ये एक्वायर कर लेगा। फिर नेचुरल नंबर की वैल्यू n की वैल्यू w यानी 1 रखेंगे, 0 तो रख चुके हैं, 1 रखेंगे तो 1 + 1 ये 2 को एक्वायर कर लेगा। n की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 2, इस पर रखेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो ये 3 को एक्वायर कर लेगा, ऐसे 4 को 5 को, लेकिन ऐसे तो रुकेगा थोड़े। अब ऐसा तो इस यहाँ से हम 5 उठा लेंगे, 5 उठा के यहाँ पे रखेंगे, 5 + 1 तो 6 आ जाएगा, तो 6 तो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे रोकना पड़ेगा इसको। कैसे रोकेंगे? रोकने का तरीका है, n की कुछ वैल्यू हम लोग डिफाइन कर देंगे, फिर वहाँ से वह उसको रोक लेगा। कैसे रोकेगा चलिए देखते हैं। रोकने का तरीका ये हो गया। इसके बाद एक और कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन? कि हमें n की वैल्यू क्या लेनी है, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, और कहाँ तक भाई 5 ही तो चाहिए, तो 5 से छोटी तक, 5 से छोटी यानी 4 रखोगे आप यहाँ पे, ऑटोमेटिक 4 1 5 मिल जाएगा, लास्ट वाला आपका एक्वायर हो जाएगा। सो देखिए, उसी के मैं 4 तरीके बता दिए। नेचुरल से लिखने का तरीका मैंने बता दिया यहाँ पे, ये देखिए, है ना, यहाँ पर लिखने का तरीका बता दिया मैंने। और दूसरा मैंने होल नंबर से बता दिया, आपका इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर से बता दिया, होल नंबर से एक और तरीके से बता दिया। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर्टी मेथड। देखिए यहाँ पे हर जगह आपने प्रॉपर्टी ही लिखी है, सिर्फ प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या है सुनते हैं। एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ कुछ, एक लेता हूँ z इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। मतलब एक से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हमें लेना है। तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा भाई, ऐसे लिखने बैठेंगे आप लिस्टिंग मेथड यानी पहला रोस्टर मेथड से लिखेंगे, तो आपको ग्रेटर देन 1 सर 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, कहाँ तक लिखेंगे आप, डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका होगा, रोस्टर मेथड होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इसी को प्रॉपर्टी मेथड से, तो आप सिंपली एक वेरिएबल असाइन करेंगे, सच दैट लगाएंगे, x बिलोंग्स टू, क्या आपने बोला है, इंटीजर्स, तो z लिख देते हैं, है ना। एक यहाँ पे और कंडीशन लगाएंगे, क्या, x इज ग्रेटर देन 1। देखिए, इतना बड़ा लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये क्या था, एक इनफाइनाइट सेट था, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट को लिखने का जो तरीका होता है, ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा हेल्पिंग जो होता है, वो क्या होता है, आपका प्रॉपर्टी मेथड, जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का कोई दिक्कत हो आप लोग को नहीं। अब आगे चलते हैं, इसके टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप जो मैं बताऊंगा भाई, आपका मैंने जो फाइनाइट और इनफाइनाइट बता रखा है, देखिए कैसे। सबसे पहला टाइप जो है फाइनाइट सेट्स का, ठीक है। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, देखिए फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन के साथ, द सेट्स having counting number of एलिमेंट्स, मतलब ऐसा सेट जिसमें आप एलिमेंट्स को काउंट करके बता सको, ठीक है। और आप काउंट कर सकते हो, तो वो सबका सब क्या होगा, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब ही होता है कि उसे आप गिन सको। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने है, कि अगर मैं कहूँ कि ए ई आई ओ और यू, ठीक, ये क्या है, कौन सा सेट है, काउंटेड है, क्यों काउंटिंग है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका होता है क्या, एन ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ऐसे लिखने का तरीका होता है। किसी सेट में कितने एलिमेंट है, उसके साथ बाहर आप एन लिख देते हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं, कितने हैं गिनिए, 5, ठीक। इसको लिखने का एक और तरीका होता है,
आप सिंपल इसको मॉड के अंदर लिख दोगे। वैसे तो मॉड नहीं कहा जाता इसे कहा जाता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। ठीक है, कितने हैं 5। अब इसे काउंट कर पा रहे हो, इस वजह से क्या है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स लिए थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया था, देखिए पहली स्लाइड में, हाँ ये क्या है, फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट। देखिए एज इक्वल 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 ही एलिमेंट्स लिए हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या किया था, ये भी वही एग्जांपल मैंने ले लिया, फाइनाइट सेट का एग्जांपल लिया मैंने। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए उसी को ही मैंने सब, ये सब सबके सब तो फिलहाल फाइनाइट ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें इसको गिन सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ये भी यहाँ पे देखिए, अब ये इनफाइनाइट सेट का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि 2 3 4 5 6, और ये क्या रुक रहा है, रुकने वाला तो है नहीं, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। और जब बढ़ता चला जा रहा है तो ये इनफाइनाइट सेट का है, ये फाइनाइट नहीं है। तो यही अब हम लोग को पढ़ना है, ये वाला पॉइंट, कि क्या जो नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है, यानी इनफाइनाइट सेट्स का। इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। इनफाइनाइट सेट्स के बारे में, जैसा कि फाइनाइट होता है वैसा ही उसके जस्ट अपोजिट इनफाइनाइट, उसकी डेफिनेशन होगी। क्या होता है इनफाइनाइट सेट्स? इनफाइनाइट सेट्स आर दोज सेट्स हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, अब ये क्या एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सोचें, ए इज इक्वल टू, बहुत देर से ए ले रहा हूँ, अब कुछ और लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ आर। ठीक है, एक मैंने कैपिटल आर ले लिया, और उसमें मैंने बोला कि मैंने कुछ ऐसा बना दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल्सो एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, रुकिए यहाँ पे एक और कंडीशन लगाता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, मुझे देखिए आर जो है वो एक्स के इक्वल है, ठीक है, वो तो बात समझ में आई, लेकिन साथ ही साथ वो रियल नंबर भी है, रियल तो लेना ही है भाई, रियल के साथ साथ वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेना है। तो आप दिमाग लगाइए, 0 से और 0 के बराबर कोई रियल नंबर 0 से बड़ा कितने सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। 0 होगा, 0.1, 0.001, 0.2, 0.8, 1, बहुत सारे होंगे ना, ऐसे सोचते चले जाए। तो दिस इज़ व्हाट, आप इसे कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते। मतलब अगर हम कहें कि एन ऑफ आर, तो कितना आएगा, इन्फिनिटी, है ना, बहुत सारे हैं। जो कि इन्फिनिटी को वैसे कहा जाता है डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं इसको, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, सो ये जो सेट था, इसके लिए 4 एग्जांपल हो सकते हैं आपके पास, 4 एमसीक्यू के जो पार्ट होते हैं ना, जिसमें आपको टिक करना है। कहेगा कि डज नॉट एग्जिस्ट बोलेगा, है ना, कहेगा कि इफ आर इज दिस, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, 4 ऑप्शन देगा कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, उसके बाद बोल देगा दूसरा क्या, 2, भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। फिर तीसरा बोल देगा 100, या फोर्थ बोल देगा नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि भाई डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत सारे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया कि दोनों सेट्स के टाइप क्या है, कि इनफाइनाइट और फाइनाइट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद और भी जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, चलिए उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो इसके बाद जो आपका सेट आता है वो है एम्प्टी सेट, या फाइनाइट इनफाइनाइट तो मैं बता दिया, ठीक है जी। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट के बारे में डेफिनेशन सुनते हैं। द सेट्स हैविंग नो एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी तत्व ना हो, हैविंग नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो ही ना, तो ऐसे सेट को रखा क्यों गया है, क्योंकि ऐसा सेट क्या होता है,
आगे जा करके तत्समक यानी आइडेंटिटी बन जाता है, इस वजह से इसको रखा गया है। सो नो एलिमेंट मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि इफ़ ए इज इक्वल टू, एक मैंने ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, ठीक। सो इसको आपको पता होना चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है कि खाली जो सेट है उसका फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे केस में अगर मैं बात करूं कि इसके कार्डिनल नंबर की बात करूं, एन ऑफ ए क्या होगा, ऑलवेज ज़ीरो होगा ना, ज़ीरो। ये चीज़ याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू में आएगा, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यू में। हाँ, ये वाला वीडियो एनडीए के एस्पिरेंट्स भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन लोगों में भी आता है, बहुत बार पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का मतलब समझ में आ गया। जब एम्प्टी सेट का मतलब समझ में आ गया है तो एक चीज़ और समझ लेते हैं कि एम्प्टी सेट को उदाहरण में किस तरीके से यानी एग्जाम्पल में किस तरीके से पूछ सकता है। देखो आप सुनो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे होगा कि एग्जाम्पल देखिए, अभी आप खुद ही समझ जाएंगे कि इफ़ ए इज़ अ सेट, ठीक, एक्स सच दैट, सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसको ध्यान से सुनिए, ये कहना क्या चाहता है, ये कंडीशन कहना चाहता है कि जो हमारा ए सेट है वो एक्स के इक्वल है, ठीक, और एक्स के इक्वल होने के बावजूद उसका स्क्वायर करके एक जोड़ने पर वो 0 हो जा रहा है। अरे भाई आप, और रियल नंबर भी होना चाहिए, रियल नंबर कोई भी उठाओ, आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो उसका स्क्वायर करो, वो तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा ना, चाहे रियल नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और उसमें आप 1 जोड़ भी रहे हो, भाई स्क्वायर पॉजिटिव होता है, एक और जोड़ रहे हो तो वही तो पॉजिटिव ही हो गया ना, तो कभी 0 आ सकता है क्या दोनों को जोड़ने पर, कभी नहीं। इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या है, 5, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर। मैं कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा केवल कॉम्प्लेक्स में हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया यानी सम्मिश्र संख्या उठाई, इमेजिनरी नंबर, उसको स्क्वायर किया, नेगेटिव आया और नेगेटिव को 1 से जोड़ा तो 0 आ सकता है, बट यहाँ पे उसकी बात नहीं की है, रियल नंबर की बात की है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब एम्प्टी सेट के बाद आता है हमारा सिंगलेटन सेट, कुछ लोग सिंगलटन भी बोलते हैं, मैं सिंगलेटन बोलता हूँ। सिंगलेटन सेट क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल लिखा है ना, सिंगल, ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, सेट्स हैविंग, ऐसे सेट्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, हैविंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट, वन एंड ओनली वन, एक और सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, लाइक जैसे ये 1 ले लिया मैंने, ठीक। आप और एग्जांपल ले सकते हो कि वाई को ले लो, लाइक इसमें ए ले लो, तो इसमें एक ही एक एलिमेंट है ना। इनके कार्डिनल नंबर्स क्या होंगे, कार्डिनल नंबर सिंपल ही आप लिखोगे, जैसे एन ऑफ जेड लिखोगे तो कितना आएगा 1, एक ही तो आएगा, एक ही एलिमेंट है। एन ऑफ वाई लिखोगे तो कितना आएगा, एक ही तो है इसके अंदर, ठीक। इसका एग्जाम्पल किस तरीके से पूछ सकता है, देखिए, अगर मैं कहूँ, ध्यान सुनेगा, मैंने एक ले लिया आर सेट, ठीक, मैंने बोला आर इज इक्वल टू एक्स है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर, और एक्स इज लेस देन 2। लो भैया हो गया काम, है तो क्या है खुद ही देख लीजिए, आर जो है वो एक्स के इक्वल है, ठीक है, और एक्स होना चाहिए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर तो हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 होता है, लेकिन एक और कंडीशन है कि एक्स क्या होना चाहिए 2 से छोटा, तो भैया नेचुरल नंबर 2 से छोटा सिर्फ एक ही तो बचा, तो यानी एक ही आंसर आ गया, लीजिए सिंगलेटन। ये भी क्या होगा, एमसीक्यू में पूछने का तरीका होगा उसका, ऊपर में ये क्वेश्चन दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, ये दे देगा, कह देगा 1,2 बोल देगा, कह देगा 0,1 बोल देगा, चौथा बोल देगा नॉन ऑफ दिस, तो आप समझ जाओगे ये आंसर है, सिर्फ ये डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप यू गाइज कि इतना आपको आज पूरा इसका ओवरव्यू दिया गया है, डेफिनेशन और कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सेट्स के बारे में सीखा, ठीक है।
डेफिनेशन सीखी, उसके बारे में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन सीखा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपके दोनों फॉर्म्स। रोस्टर पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। रोस्टर के साथ साथ क्या पढ़ा आपको, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने इसके टाइप्स पढ़े। अब आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जिसे बोलते हैं सबसेट्स, यानी सेट्स का सेट्स, सेट के छोटे छोटे सेट्स वो पढ़ने हैं, उसके प्रूफ पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, फिर MCQs पढ़ने हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर होने लगोगे। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ, ठीक है। और आप सभी जितने लोग जिस जिस यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, वो इसको पढ़ें और शेयर करें। साथ ही साथ जो बच्चे अभी तो फ़िलहाल 12th का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, जो लोग BSc करेंगे, ठीक है। दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल टू दोज स्टूडेंट्स एज वेल। ये वीडियो उनके लिए भी बिल्कुल बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो लोग 12th में हैं, CBSE बोर्ड, ठीक है, वो लोग भी पढ़ सकते हैं, ICSE बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो सिलेबस सेम ही है ना। भले ये बेसिक मैथमेटिक्स BSc का है, लेकिन है तो सिलेबस वही जो 11th-12th में है, ठीक है। तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, जो हमारे जो इस समय के सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते हैं हमारी वीडियोस को, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हम लोगों का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है आप लोगों के लिए NDA मैथ्स का, ठीक है। NDA मैथमेटिक्स के लिए मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, एंड दिस कोर्स इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। नो कॉस्ट पे मैंने स्टार्ट किया है। आप बस इससे जुड़ना है आपको, और जितना हो सकता है शेयर करना है आपको, लाइक करना है, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराइए, ठीक है। और जो नीडीज़ हैं उनको तो ज़रूर दीजिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कोई और टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा है, मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको कि नहीं आ रही है। जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें बोलिए, मैं बताऊंगा। मैंने जैसा कि पहली वीडियो डाली है उसमें मैंने लिखा है क्वेश्चंस ऑन डिमांड, तो सच में क्वेश्चन ऑन डिमांड ही है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगा, ठीक है। और हाँ, NDA मैथ्स, ट्रिकी मैथ्स के साथ साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट मैंने कर दिया है, और रोज़ वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसमें मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।